चलिए, कल हम लोग पहले थोड़ा सा जो बात किए थे उसके विषय में हम बात कर लें। वेदों की संख्या केवल कितना बताया गया था? वेद की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन कौन वेद आता है? कौन कौन? कौन कौन? हाँ, अब मुख्य रूप से ऋग वैदिक काल में जो हम लोग बात करेंगे, ऋग वैदिक काल में किस पुस्तक के विषय में हमको विस्तृत अध्ययन करना होगा? ये किस पर डिपेंडेंट है? ऋग्वेद पर। चलिए, अब कहा गया कि ऋग्वेद में पूरे कितने मंडल का चर्चा किया गया है? 10 मंडल का। अब वही 10 मंडल के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले इसमें कितने मंडल बताया गया? 10 मंडल। किस भाषा में है? भाषा संस्कृत। चलिए, हिंदी है क्या इसमें? हिंदी भाषा होगा? हिंदी भाषा है तो हिंदी अभी दूर दूर तक जन्म नहीं लेगा, समझ गए? खैर छोड़ दीजिए। अब इसका बताइए कि सबसे छोटा मंडल कल बताया गया था? छोड़ दीजिए, आइए पहला मंडल क्या है वो? पहला और 10वां क्या है? ये छेपक है। पहला और 10वां ये क्या है? छेपक है। चलिए, दूसरा क्या है? सबसे छोटा मंडल। चलिए, तीसरा क्या है? गायत्री मंत्र। अब नहीं, सपोज पहले आपको ये बताइए, गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? अब देखिए, सवाल ये उठता है, बच्चे को अगर पूछ दिया जाए कि तीसरे मंडल का रचयिता कौन है, तो कंफ्यूज होने लगता है, समझ गए? इसलिए अगर तीसरा मंडल की भी बात होगा तो विश्वामित्र आएगा। गायत्री मंत्र का अगर रचयिता की बात होगा तो उसमें भी विश्वामित्र ही आएगा। चलिए, चौथा क्या कहता है? कीर्ति। 5वां, 6ठा नहीं, 7वां क्या कहता है? 7वां बोलिए। 10 राग युद्ध। इस युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे हो गया ना? 9 क्या कहता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल। हाँ, अब इसमें आइए, कहा पहले समझिए इस बात को। 9वें मंडल जो, इसको सोम मंडल भी कहा जाता है, समझ गए? इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? सोम मंडल। सोम मंडल इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मंडल में सोम रस का वर्णन किया गया है। सोम रस कहे तो ये हम लोग कह देते हैं, लेकिन उन लोग को मानना है कि नहीं, हिमालय वृक्ष का कोई पेय पदार्थ है, समझ गए? ये हिमालय वृक्ष से निकलता है। यह एक पेय पदार्थ है जिसको देवता लोग यज्ञ के समय में पिया करते थे। खैर चलिए, 10वां मंडल क्या कहता है? मतलब कर्म के आधार पर क्या? वर्ण विभाजन। देख, आइए वो इस बात करते हैं। ये जो कवि वाला बात बता रहे हैं कि मैं कवि हूँ, यहाँ आ गया 9वां मंडल। लेकिन क्या लग रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माँ चक्की पीसती है। इससे कितने जातियों का वर्णन हो रहा है? 3 जातियों का। मतलब आप समझ रहे हैं कि जाति पर इस मंडल में भी प्रकाश डाला गया है। 10वां मंडल जो है, अच्छा एक बात बताइए, क्या इस समय अब कोई शूद्र है? शूद्र का कोई वर्णन है? नहीं। हाँ, तो वही कह रहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त अध्याय में कहा गया है कि शूद्र नामों की पहली बार चर्चा मिलती है। आई बात समझ में? शूद्र नाम का शब्द पहली बार यहाँ चर्चा में आता है। अब इतना तक मंडल से, इससे तो कोई समस्या नहीं है। अब सवाल दूसरा थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्य लोग आए कहाँ से थे? कहाँ से? मध्य एशिया से। चलिए, मध्य एशिया किसने कहा बउआ? मैक्स मुलर। क्या प्रमाण दिया इसका? प्रमाण क्या दिया? मतलब आर्य लोग खैबर दर्रा से ठीक, दूसरा और 2 को दिया है ना? हाँ, कहा गया है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, ऋग्वेद के समांतर पुस्तक कहाँ का वो ग्रंथ है? अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है? ईरान का। जिस प्रकार हमारे देश का ये धार्मिक ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता, जो ऋग्वेद का समकालीन पुस्तक है। चलिए, और तिलक जी क्या बोले थे इस विषय में?
बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? हाँ, वो नॉर्थ पोल से कह रहे हैं। चलिए, दयानंद सरस्वती तिब्बत बोले। तिब्बत और मैक्स मुलर ये हो ही गया। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ तक हो गया ना। अब आइए मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं कहाँ। आज चैप्टर याद है ना आप लोग को? क्या क्या? पाषाण काल, हड़प्पा, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, महाजनपद, आई चारों। तो हम लोग मुख्य रूप से कहाँ बात करेंगे? ऋग। यहाँ थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को मिलाकर हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं, समझ गए ना? वैदिक काल दोनों को मिलाकर कहते हैं। अगर दोनों को विभाजन करें तो एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक लेटर पीरियड हो गया ना। अब कहा जा रहा है कि ऋग हर में जितना भी लेसन आपको मिलेगा सब में हमको क्या क्या पढ़ना होगा? सामाजिक जीवन, यही ना, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और ये तो पता है। हर लेसन में जितना भी लेसन आएगा सब में इसकी चर्चा मिलेगा। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में हमको क्या क्या देखना होगा, राजनीतिक जीवन में हमको क्या क्या देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? अगर अभी हम बोल दें कि अभी आप अपने देश के जो राजा है उसके संदर्भ में जानना है तो कौन कौन सी पहलू जानना होगा? सबसे पहला बात तो उसका जानना होगा क्षेत्र, कि हमारी मोदी सरकार जो है किस कौन कौन क्षेत्र में शासन कर रही है। तो सबसे पहले क्षेत्र की आवश्यकता होगी। दूसरा चीज अगर हम बात कर लें तो क्षेत्र के साथ साथ अगर देखा जाए राजा, कि हम जो हमारा देश है उसका राजा कौन है। अगर राजा है तो उसके साथ क्या सेना भी है, सेना भी देखना होगा। क्या इस राजा को कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था भी है? क्या मोदी सरकार को कंट्रोल करने वाली कोई संस्था है? नहीं। तो लोकसभा विधानसभा क्या है? अगर नहीं है तो लोकसभा विधानसभा क्या है? अगर लोकसभा विधानसभा पारित करती है तभी ना मोदी सरकार उसको अलाउंस करती है। अब अगर मान लीजिए वो अलाउंस कर देगा तो काफी हल्ला हो जाता है, वहाँ पारित ही नहीं होने देगा। कोई भी नियम बनती है, बायलॉज बनती है तो वहाँ पारित ही नहीं होने देता है। इसलिए कंट्रोल करने वाला संस्था आज भी है और उस समय भी संस्था रहा करता था। अभी का संस्था कौन कौन है बुआ? अभी का संस्था कौन कौन है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है? अगर मोदी सरकार चाहे कि हम भारत को बेच दे, क्या बेच सकता है? क्यों? वो तो राजा है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाली संस्था है जो अलाउ नहीं करेगी। चलिए, संस्था के बाद अब आइए, ये तो राजा हो गया। अब देखना है क्या राजा का संस्था वाला बात तो संस्था इसमें आएगा बउआ, संस्था यहाँ न रहेगा। सेना के साथ साथ इसका वो कर देखना होगा। कर हम लोग को आर्थिक जीवन में भी बात करेंगे और यहाँ बात करेंगे। कर मतलब समझते हैं क्या? टैक्स। अभी कैसा टैक्स लगता है बउआ? टैक्स दो प्रकार की होती है। टैक्स दो प्रकार की होती है, एक स्वैच्छिक कर, एक अनिवार्य कर। समझे? स्वैच्छिक और अनिवार्य का मतलब समझते हैं? स्वैच्छिक कर का मतलब हो गया कि आपको कर देना है, टैक्स देना, अगर इच्छा है तब, अगर नहीं, जैसे हमको बलि है, बलि प्रथा, बलि जो हम लोग देते हैं वो क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है। और ये एक स्वैच्छिक है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दो नहीं तो फांसी चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक स्वैच्छिक कर है, जिसको इच्छा हो देता है, जिसको इच्छा नहीं है वो नहीं देता है। तो कर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। कौन कौन कर होगा? स्वैच्छिक और अनिवार्य कर। चलिए, संस्था के साथ साथ होती है, आइए अब थोड़ा सा पहले क्षेत्र, यही एक दो बात, एक बात और इसमें आएगा। क्या होता है, जैसे राय मशवरा के लिए एक व्यक्ति को जो होता है नियुक्त करता है, जैसे अभी नहीं, मोदी सरकार किसका नाम बदल के संस्था का नाम बदला था ना एक तो, नहीं राव को नहीं तो संस्था, अरे नहीं, देश का विकास करने के लिए एक संस्था बनाती है, समझ गए? और संस्था पहले दूसरा नाम था, इस बार नाम उसका बदल दिया। खैर छोड़िए। अब आइए सबसे पहले हम ये बात कर लें राजनीतिक जीवन में, मतलब ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन का जो क्षेत्र के विषय में बात करें तो कौन कौन उसका क्षेत्र है। हो गया। आर्य लोग कहाँ आए हैं बउआ? इस मैप पर, इस मैप पर आर्य लोग कहाँ हैं? हाँ, कहा गया उनको सप्त संधव प्रदेश वाला बेल्ट माना गया है और सप्त संधव प्रदेश यही है।
समझिए ये क्या है। अब देखिए यहाँ कितना बड़ा क्वेश्चन निकलता है। क्या आर्य लोग यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, कहीं भी कोई भी स्टेट का अगर नाम आ जाए कि यहाँ थे तो क्या जवाब होगा? नहीं, केवल कहाँ? इस बेल्ट में। अब कहा गया कि इस बेल्ट को क्या कहा गया है? सप्त संधव प्रदेश। सप्त संधव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिंधु का बेल्ट है, समझ गए। और सिंधु जो आप देख रहे हैं, सिंधु का बेल्ट है, इसके साथ साथ इसकी 5-6 सहायक नदियां हैं, समझ गए ना। इसके साथ साथ 5-6 सहायक नदियां हैं। वो पहले अगर नदी की हम बात कर ले तो ये इसका 2 नामों से जाना जाता है। पहले तो वर्तमान नाम अगर ले लेते हैं, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक नाम। चलिए सबसे पहले तो हो गया सिंधु, उसके बाद इसका कोई सहायक नदी का नाम जानता है? झेलम, चिनाव। ताप्ती कहाँ है गधा? तुमको ये भी पता है? ताप्ती यहाँ है, ताप्ती यहाँ है, हाँ रावी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र कहाँ है? ये भी सतलज, ब्यास, सतलज और सरस्वती हो गया। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये वर्तमान नाम के अगर देखा जाए तो उसको वर्तमान में सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, यही सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? सप्त संधव प्रदेश। यही सारे बेल्ट में ये सारी नदियां हैं। ऐसे कुछ नदियां हैं, ब्यास वास तो भारत में निकलती है, भारत में रह जाती है, लेकिन यही सारी नदियां और सारी इसमें ही जुड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सप्त संधव प्रदेश हो गया। लो चेयर लो। हो गया, हो गया। वर्तमान नदी पता चला। यही चीज कहाँ कहाँ आपका काम आने वाला है? हड़प्पा पढ़ेंगे तो भी ये सारी नदी का जिक्र होगा, या आप जब नदी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो फिर यही सारी नदी का जिक्र होगा इस क्षेत्र के लिए। अब ये पता चला कि आर्य लोग कहाँ रहते थे। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यही अगर देखें यहाँ सवाल क्या उठता है, अगर पूछ दे कि आर्य लोग निम्न में से किस राज्य में नहीं रहते थे। अभी तो मैप है तो तुम लोग टर्न बोलेगा, जब जिस समय क्वेश्चन पूछेगा उस समय पता नहीं यहाँ थे कि नहीं थे। अब तो कंफर्म हो गया कि थोड़ा सा पंजाब वाला बेल्ट, राजस्थान वाला बेल्ट देख रहे हैं, और बाकी इस बेल्ट का जो भी नाम आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल वाला बेल्ट, सारे में वो लोग हैं, समझ गया। अब सवाल ये उठता है, अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन है तो क्या कहेंगे? हाँ गंगा, क्योंकि बिना गंगा हमारे बच्चा तो दम ही नहीं लेता है, समझ गए। सबसे पवित्र नदी कौन सा है? गंगा। तो ये नहीं, गंगा तो इसमें है भी नहीं। बोलिए हाँ, तो इसको सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसको निदोत्मा कहा गया है। निदोत्मा मतलब क्या होता है? नदियों में उत्तम, समझ गए। इसलिए ये सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है। हो गया। क्या ये नदी आज है? सरस्वती नदी आज है? तो नहीं है। कहाँ है बताइए? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, अरे बताइए इलाहाबाद में है सरस्वती? नहीं है। हाँ वो तो केवल नाम है बउआ। सरस्वती जो आइए समझते हैं, सरस्वती जो है ये मुख्य रूप से अभी देखा नहीं जाता है, यह अब अंतःस्थलीय नदी हो गई है। यह स्थल के अंदर अंदर बहने वाली नदी है, इसलिए गंगा, जमुना, सरस्वती हम लोग इलाहाबाद कर लेते हैं, समझ गए। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर इसकी अस्तित्व लगभग समाप्त हो गई है। अब कहा गया कि ये तो वर्तमान नाम आपको दिखाया गया, तो यहाँ कौन सा नाम होगा बउआ? गधा। प्राचीन भी कह सकते हैं, ऋग्वैदिक काल का नाम, ऋग्वैदिक। अब समस्या ये है कि ये सभी नाम को, अब देखिए मुख्य रूप से परीक्षा का कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, यही सारे नदियों को ऋग्वैदिक काल का नाम पूछेगा। तो कुछ ऐसे भी नाम हैं जिसको लोग मिला जुला के तो कर तो लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिसमें आप क्लियर नहीं कर सकते। जैसे सिंधु को नहीं, सिंधु को सिंधु ही कहा जाता है, सिंधु के सिंधु, और झेलम के
खेल में नहीं। चिनाव का, रावी का, रावी को क्या कहते हैं सर? बोलिए। व्यास का, हाँ ये, और सरस्वती को घग्घर कहते हैं। मैं मुख्य रूप से कहते हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, और एक घग्घर हो गया, और रावी सॉरी नहीं, व्यास से विपाशा ये भी है। बाकी 3-4 नदी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ गए? यस सर। अब हमको ये बताइए, क्या वो आर्य लोग जो थे वह कहाँ से आए और किस बेल्ट में निवास कर रहे हैं, ये पता चल गया? तब एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि आर्य लोग बिहार कब आए, या बिहार किस बेल्ट में आए? कभी नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। अभी तक नहीं आए। हमको अभी आज के समय की हम बात पूछ रहे हैं, क्या आर्य लोग बिहार आए, ये बात हम गारंटी लेते हैं, लेकिन किस बेल्ट में आए ये बताना है। हाँ, सबसे पहले ऑप्शन दे देते हैं, मगध, पावापुरी, चलिए पावापुरी, एगो ले लेते हैं मिथिला, एगो दे लेते हैं संथाल। अब बताइए किस बेल्ट में आए थे? संथाल में। ये लड़का, इसका मतलब कभी पढ़ा होगा। नहीं सर, आप गलती बोल रहे थे। अब आप लोग देखिए, बोलो बउआ, मगध में तुम लोग को उतना मगध की कहानी सुनाए, लेकिन समझ में नहीं आया कि मगध क्या था। मगध क्या तुम पहले पढ़ चुका है, पूरे भारत पर शासन करने वाला एकमात्र महाजनपद है। उसके बाद भी अभी भी आपको कन्फ्यूजन है। अब आइए बात को थोड़ा सा समझिए, हम कैसे लिंक करना चाह रहे हैं। जब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे थे, पिछले बार जब हम स्टार्ट किए थे डेमो में, तो उसमें बताया गया था कि रामायण का पीरियड कब है, महाभारत का पीरियड कब है, ये सारी बात बताया गया था। अब जैसे ही उत्तर ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक में घुसेंगे और सही रामायण का फेज, अगर कोई कहता है, अगर आप मानते हैं कि रामायण हुआ है, तो वो कब हुआ है? तो ऋग्वैदिक के बाद और उत्तर वैदिक के पहले वाला जो समय है, या कह सकते हैं इसका लास्ट और उसका फर्स्ट वाला जो पीरियड है, उसमें रामायण की घटना घटी है या ना घटी, उससे हमको मतलब नहीं, ये सारी बातें देखा गया। समझ गए? अब आप बताइए कि रामायण में सीता का जिक्र होता है? यस सर। मिथिला नगरिया का जिक्र होता है कहीं? यस सर। राजा जनक? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले वही मिथिला में आए थे। समझ गए? यहाँ तक मिथिला तक कोई पहुँचता ही नहीं है बउआ, मगध से आगे तो बढ़ता ही नहीं हूँ। मगध इतना दिमाग में उसका भरा हुआ रहता है कि मिथिला कैसे पहुँचेगा? कौन सोचेगा सीता और जनक? क्योंकि जनक के कहानी कहाँ देखने को मिल रहा है? ऋग्वैदिक के बाद और उत्तर वैदिक के पहले। तो उस पीरियड में ही अगर आर्य लोग यहाँ आए, लेकिन किस बेल्ट में आए हुआ? राजा जनक के रूप में, नहीं बेल्ट में। तो मेरे ख्याल से इसका राजनीतिक जीवन में क्षेत्र का कहानी तो हम लोग जान चुके हैं कि किस क्षेत्र में वो लोग निवास कर रहे थे। अब कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद जो है उसमें सिंधु नदी को कुल कितने बार चर्चा मिली है? बोलिए। सिंधु नदी का हाँ अनंत बार। सरस्वती का हाँ। तो आइए इसको देख लेते हैं। सिंधु नदी को 275 बार लड़का 275 बार पूरे ऋग्वेद में चर्चा किया गया है, लिखा गया है। समझ गए? मतलब प्रयोग कहीं हो रहा होगा नहीं, प्रयोग होते होते सिंधु का नाम आ गया। कोई भी घटना घटा उसके साथ सिंधु आ गया। इसके साथ आप कह सकते हैं कि 275 बार किसका नाम आया है? सिंधु का। अच्छा, क्या गंगा इस समय गंगा का जिक्र हुआ होगा ऋग्वेद में? नहीं, यहाँ गंगा का जिक्र हुआ है। हाँ। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि क्या आर्य लोग गंगा से परिचित थे, गंगा को जानते थे? हाँ, तो कहा गया है कि ऋग्वेद में एक बार गंगा का जिक्र मिलता है, एक बार गंगा का जिक्र मिलता है। क्या जमुना से परिचित थे? बोलिए। तुम लोग सोच नहीं पाता बउआ, ऐसे गंगा आया है उत्तराखंड से, ऐसे उत्तर प्रदेश होते बिहार ऐसे बंगाल निकलती है और गंगा यहाँ आके मिलती है। तो निश्चित है कि अगर गंगा से परिचित होंगे तो यमुना से भी परिचित होंगे। इसलिए कहा गया है कि यमुना पूरे 3 बार, गंगा 1 बार और यमुना 3 बार, जबकि
सिंधु 275 बार। समझ गए। सरस्वती का तो कुछ कहने नहीं है, वो तो भाई पवित्र नदी है जब है। सर हाँ तो बोलो। अभी अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पवित्र नदी तो क्या लगाएंगे? गंगा। हाँ, अभी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें इंडिकेट करेगा कि आप पवित्र इसको मानते हैं। यहाँ भी तो नदी है जो पवित्र है, दक्षिण भारत का पवित्र नदी। भारत का पूछना तो भारत में तो भारत का क्वेश्चन ऐसा पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में ही ये नीचे वाला बेल्ट भी आता है और यहाँ का भी एक पवित्र नदी है। आप यहाँ गंगा की जिक्र करते हैं, ये भी पवित्र नदी है। और हड़बड़ा कह रहा है, आगे जब पढ़ेंगे ना तो काहे को गंगा पवित्र, वो पता चल जाएगा। गंगा खुद गंगा है। अरे गंगा जहाँ से जन्म लिया है वो गंगा है, जहाँ अंतिम हुआ वहाँ गंगा है नहीं है। हम लोग मिलके यहाँ कह देते हैं, हरिद्वार वाला बेल्ट से उठाते हैं और पूरे बंगाल तक के कह देते हैं कि गंगा। बंगाल कहाँ, बिहार से निकलता है बस गंगा वहीं तक, वहाँ के बाद फिर भगीरथी हो जाती है, वहाँ के बाद तो उसका नाम ही बदल चल जाता है। समझ गए। अब यहाँ से गंगा निकली है उत्तराखंड से, तो ना यहाँ गंगा है ना यहाँ गंगा है। यहाँ जब यहाँ इलाहाबाद में प्रवेश करी, उत्तराखंड में जब निकलती है वहाँ से हरिद्वार वाला बेल्ट में, तो वहाँ से वो गंगा बन जाती है। केवल यहाँ उत्तराखंड से, गंगोत्री से सारी पढ़ाया जाएगा, उसके लिए मत घबराइए। उसमें पंच प्रयाग जब आएगा ना तो देव प्रयाग पंच प्रयाग सब करते रहना। खैर आइए, ये इसका राजनीतिक जीवन समझ में आया क्या है। इससे केवल सोचने की प्रयास कीजिए कि आर्य लोग कहाँ निवास करते थे, किस बेल्ट में रहते थे। मुख्य रूप से थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसका सहायक नदी। और बताइए, यहाँ तक तो लगभग क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर हम करें राजा, तो राजा के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या आज के लोग राजा बनना चाहता है? आज के लोग, हाँ, राजा कहने का सेंस मतलब गांवों में उत्तम, गांव में सबसे प्रधान व्यक्ति, यही ना राजा होता है। जैसे मुखिया, अरे जैसे मुखिया। अब देखिए क्या है, ये बहुत दुख की बात है कि ऋग वैदिक काल जो है, आपको हम दिखाए थे मैप पर कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे राजा की स्थिति मजबूत होगा। तो मतलब यहाँ पूरा पुअर है, पूरा कमजोर है। तो वही कहा गया कि ऋग वैदिक काल में कोई व्यक्ति राजा बनना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि कोई कर नहीं है। कोई कर रहता था ना कि भाई माल माल हो जाता, कोई कर तो है ना। अगर है भी तो स्वैच्छिक कर है, जिसको इच्छा है वो देगा, जिसको नहीं है नहीं देगा। राजा के काम है पूरे रात भर जाग के गांव की रखवाली करना। काहे को राजा बनेगा? सेना है कहाँ? सेना भी नहीं है। पढ़ना नहीं, सेना कहाँ से आएगा? बिना कर का सेना कैसे आएगा? समझ गए। इसमें सेना नहीं है तो क्या लड़ाई होती होगी? सेना नहीं है तो लड़ाई होती। हाँ, तो अभी बताए 10 राग युद्ध क्या है फिर? अभी नहीं बताए। नीचे सेना आएगा, नीचे कहाँ? ये ऋग्वैदिक की सारी बातें ना है। अपने में अपने लड़ता। हाँ, अपने में अपने लड़ता होगा। बउआ इसको सोचिए, 10 राग की युद्ध है। 10 राग का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध, बिना सेना का लड़ाई होता होगा? तो चलिए छोड़िए। जब आप लोग कभी हाई स्कूल जाते हैं तो क्या वहाँ होता है एक गांव से दूसरे गांव के बीच भिड़ंत? क्या आप लोग सेना है? नहीं है। मतलब जरूरत पड़ने पर सेना जैसा काम कर लेते हैं, लेकिन सेना है नहीं। ये क्यों लड़ाई हुआ था, वो इसी का जिक्र यहाँ होगा। कहा गया कि ये जो राजा है, एक राजा है जिनका नाम है सुदास। समझ गए। अब कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि भारत को भारत नाम क्यों पड़ा? भारत को भारत क्यों कहते हैं? हाँ सही। हाँ, तो आदमी केवल जानता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वो भरत नहीं थे। हाँ, तो दूसरा भरत। बोलिए। आइए समझते हैं। ये जो देख रहे हैं राजा सुदास, ये भरत कुल का राजा थे। समझ गए। भरत कुल के राजा थे सुदास। और इनका क्या कहते हैं, पुरोहित। इनका जो पुरोहित होते हैं, समझ गए, इनका पुरोहित कौन है? कौन है? बोलिए। विश्वामित्र। कोई होगा नहीं, कौन है ये पढ़ना है। अब आइए, ए लड़का पहले बात को समझिए। ये राजा सुदास है और उनका पुरोहित कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र हैं तो बहुत विद्वान, लेकिन उनका गुस्सा नाके पर रहता है। समझ गए। ऊपर रहता है क्या चीज? जो भी कहा गया कि ये काफी नॉलेज इनको काफी है, काफी ज्ञानवान व्यक्ति हैं, लेकिन इनको गुस्सा अत्यधिक आता है। अब इस बात से हमेशा राजा सुदास डरे रहते हैं कि कब इनका गुस्सा भड़क जाए कि हमको उठी बैठी करवा दें, है ना।
तो हुआ क्या कि ये क्या किए कि बिना विश्वामित्र के सूचना दिए हुए इनको क्या किए कि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिए। समझ गए, वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिए। अब इनका गुस्सा का कोई ठिकाना ही नहीं है। समझ गए। अब क्या किए कि जो पुरोहित होते थे तो किसी एक राजा के थोड़े होते थे, और भी उस वेल्ट में जितने भी राजा होते थे सभी को ये पुरोहित होते थे। वो क्या किए कि सभी राजाओं के बोले कि भाई अब सुदास को ठीक ठाक करना है, क्योंकि हमको पुरोहित से हटा दिया है। समझ गए। वही क्या करते हैं, इनके साथ 10 राजा और इनके साथ ये इधर से सुदास, वही सुदास और 10 राजाओं के बीच जो युद्ध होता है उसी को दशराग्य युद्ध कहा गया है। आई बात समझ में। दशराग्य युद्ध अब कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ। अब कभी कभी प्रश्न बस सीधे से एक निकलती है, अब पूछ देती है कि 10 राजाओं का युद्ध जो दशराग्य युद्ध है यह किस नदी के किनारे हुआ था। इतना नदी है, बताइए। सबसे ज्यादा कौन हुआ है? सिंधु। हाँ, तो बस ये आ जाता है कहाँ, गेस कीजिए। हाँ, तो यहाँ रावी हो है, रावी नदी, और रावी का नाम है पुरुषनी। इसका जो ऋग्वैदिक नाम कहते हैं इसका नाम है पुरुषनी। वही कहा जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध यही पुरुषनी नदी के किनारे किसके बीच, सुदास और विश्वामित्र के। क्यों हुआ था युद्ध ये भी पता चल गया। क्यों हुआ था ये परीक्षा में आपको नहीं आएगा, किसके बीच हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप मान ले जाए इस पर सब्जेक्टिव लिखेंगे तब क्यों हुआ था ये आवश्यक हो जाएगा। चलिए हो गया। अब मेरे ख्याल से राजा की स्थिति ठीक ठाक हो गया। सेना तो कोई है ही नहीं। कर के विषय में तो आप जानिए लिए कि स्वैच्छिक कर है, कर कोई अनिवार्य कर नहीं है, जिसको इच्छा हो दीजिए, जिनको इच्छा नहीं है वो नहीं दीजिए। अब कहा गया कि यहाँ देख लेते हैं संस्था। अगर हम संस्था की बात कर लें, कौन कौन सी संस्था होगा वो हुआ। हाँ बोलिए। तो पहला संस्था विदत, समझ गए। पहला संस्था कौन है, विदत। दूसरा क्या है, सभा, और तीसरा क्या है, समिति। ये 3 संस्था जो है यही पूरे राजा को कंट्रोल करते थे। ये 3 संस्था जो देख रहे हैं ये क्या है, पूरे राजा को ये कंट्रोल करते थे। तब सवाल उठता है कि ये विदत है क्या। ये तो एक मान ले जाए कि संस्था है, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। एक ही आदमी हर जगह तो भाग नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होता था, पारिवारिक राय विचार जो होता है ना, पारिवारिक राय विचार पर मतलब परिवारों के साथ जो विचार विमर्श किया जाता था उस संस्था का नाम विदत था, जो उत्तर वैदिक में ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 बातें समझ में आ गया। पहला बात है तो इसकी संस्था है। यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है। अगर अभी भी बात होगा कि सबसे प्राचीनतम संस्था की अगर बात होगा तो सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सा होगा, विदत हो गया। दूसरा कहा गया ये सभा है और ये समिति। सभा जो है बोलिए किनके साथ, बोलिए नहीं। हाँ, इसमें क्या होते थे, बुद्धिजीवी लोग भाग लेते थे। जस्ट लाइक ए राज्यसभा, जस्ट लाइक ए राज्यसभा। अगर अभी पूछ दिया जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में किसमें बुद्धिजीवी लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा। बुद्धिजीवी कहने का मतलब होता है कि उसमें उम्रदराज लोग भाग लेते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग भाग लेते हैं। अगर मान लीजिए आप भी भाग ले सकते हैं। कब, जब किसी क्षेत्र में आप विशेष पहल या विशेष अनुभव रखते हैं तब। राज्यसभा में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है कुछ पदों का और किसी खास क्षेत्र से उठाकर उसको ले जाकर राज्यसभा में बैठा देता है। समझ गए। तो राज्यसभा क्या है, एक बुजुर्गों मतलब एक समझदारों की संस्था है। जबकि ये जो देख रहे हैं समिति कह सकते हैं, वो अपने कर्मचारी मंत्रियों के साथ जो बैठक करता था या जो गुरु संस्था होती थी, सॉरी जो कमेटी बनाती थी उसको क्या कहा गया, समिति। समिति में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो उसका मंत्री और कार्यवाहक, जो कार्य करने वाले जो भी लोग होंगे सब इसमें भाग लेंगे। और इसमें सब अनुभवी लोग भाग लेंगे। और विदत क्या है, पारिवारिक
राय मशवरा करने वाली एक संस्था है। अब जैसे ही हम ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक में जाएंगे ये संस्था खत्म हो जाएगी और बचेगी सभा और समिति। और उस समय एक कथन आएगा कि प्रजापति के 2 पुत्री, सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्री मतलब इसका भाव कितना बड़ा पता है? प्रजापति किसको कहते हैं? हाँ, तो ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा को प्रजापति कहते हैं ना। और उनका 2 पुत्री है, सभा और समिति। मतलब ये जो संस्था है ये देवताओं के अंश बताया जा रहा है ना। अगर ब्रह्मा की पुत्री की बात कर रहा तो ये कहा जाएगा कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्री के रूप में देखा गया। मेरे ख्याल से अब संस्था भी जिक्र हो गया है। अब यहाँ एक समस्या है कि प्रशासन समझते हैं? प्रशासन के क्या कहते हैं इकाई। अभी प्रशासन का इकाई क्या है? अभी प्रशासन का इकाई क्या है? अरे बउआ कैसे समझेगा? हाँ, अब समझिए, हमारा देश भारत है। भारत सरकार में प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री हमको कोई सहायता कर सकता है? नहीं। वो क्या किया है कि राष्ट्र को राज्य में बांट दिया है कि भाई हम लोग को देश में जितना भी इनकम होगा हम हर राज्य के जो मुखिया हैं उनको देते जाएंगे। अब राज्य क्या किया कि मुख्यमंत्री क्या मेरे पास पहुंच सकता है? अगर 2 रुपये का लाभ भी देना चाहेगा तो हमको दे सकता है? नहीं। तो क्या करेगा? परमंडल में बांटेगा। परमंडल जिसको कमिश्नरी कहते हैं। कितना कमिश्नरी है बउआ? 9। कौन कौन कमिश्नरी है कोई बता सकते हैं? पटना के बाद वो जानता है, बोलो कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया। बेतिया कहाँ है बउआ? वही आगे पश्चिम चंपारण। बेतिया नहीं है बउआ। अगर जान आइए, एक सेकंड पूरा। अरे गधा, 1 मिनट सुनिए। अगर हम पश्चिम से चलते हैं तो पहले आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और दरभंगा। समझ गए? दरभंगा के बाद कोसी, और कोसी के बाद पूर्णिया। हो गया। फिर नीचे आइए तो इधर, हाँ इधर से ले लीजिए भागलपुर, फिर मुंगेर, फिर मगध, फिर पटना, और फिर ऊपर ले लीजिए सारण। यही तो है। 10 को कैसे हो जाएगा बउआ? 10 को नहीं होने का सवाल है। आइए, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण 2 हुआ, दरभंगा 3 हुआ, कोसी 4 हुआ और पूर्णिया 5। नहीं रुक जाइए, उसके बाद आ जाइए भागलपुर 6, मुंगेर 7 और मगध 8, पटना 9, दरभंगा नहीं आएगा, सारण। गधा नहीं जी, चंपारण 2 हो गया, दरभंगा, रुको ना, ये भी तो क्वेश्चन ही है ना। दरभंगा, उसके बाद कोसी, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण। कहाँ 9 है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नहीं कोसी है? नहीं, कोसी है, पूर्णिया भी है। क्या चीज? मगध कहाँ नहीं होगा? मगध में तो यहाँ ये है, पटना भी है। चंपारण 2 चंपारण तो 2 है ही। रुक जाइए, चंपारण 2 है। तो 10 हुआ। सारण तो नहीं होगा, सब है ये, तो 10 हुआ। सारण नहीं, 2, 3। अरे गधा, जिला ना 2 पूर्णिया। अरे ये आता तिरहुत में, तुम लोग परेशान कर दिया। समझ गए? ये तिरहुत में आता है, ये नहीं है। तिरहुत जो कमिश्नरी देख रहे हैं इसमें आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। समझ गए? तब जिला हुआ 2 गिना दिए तो नहीं बढ़ जा रहा था। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे बउआ? फिर क्या आएगा? परमंडल। परमंडल के बाद क्या आएगा? परमंडल के बाद जिला। जिला के बाद अनुमंडल,
प्रखंड, अनुमंडल के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद पंचायत, उसके बाद ग्राम, गांव के बाद आदमी, ग्राम। और अब बताइए, रुक जाइए, टोला का क्या कोई हिसाब किताब है? हाँ, एक बाढ़, अब एक नया में आ गया है बाढ़। अब कहा, अभी का अगर हम बात करें तो लड़का सचिव का कोई पद नहीं है, बतौला मत कीजिए। अब कहा गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा? बाढ़। अभी के समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय कहा गया कि क्या होता था? कुल 20 और जन, यही कुल मतलब समझते हैं? कुल मतलब समझते हैं? कुल मतलब वंश या खानदान। उस समय जो राजा देख रहे थे, और 10 राजा को जो आप जिक्र देख रहे थे, तो वह किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र का राजा नहीं होते थे, वह अपने कुल का राजा होते थे। समझ गए? उसी प्रकार बहुत सारे राजाओं वहाँ मिल जा रहे थे। तो वही कहा गया कि उस समय प्रशासन की सूक्ष्म इकाई क्या है? कुल। जैसे ही हम उत्तर वैदिक में जाएंगे, कुल खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ग्राम। समझ गए? ग्राम। आई बात समझे? ग्राम के मुखिया, ग्रामक मुखिया जो होगा, हाँ, ग्राम के जो हेड होता है उसको ग्रामक कहा पढ़ा जाता है। जैसे जब हम पढ़ेंगे ना मौर्य में, उसका स्पष्टीकरण वहीं मिल जाएगा। खैर चलिए, राजाओं का जिक्र हो गया। निकालिए कॉपी, लिखिए। निकालिए कॉपी, बुआ लिखो। कल हम लोग कहाँ तक लिख चुके थे? यहाँ तक सर, कोई अभी रिएक्शन मिलता है। हो गया। अब हेडिंग लगा दीजिए ऋग्वेद। हेडिंग लगा दीजिए ऋग्वेद। हो गया बुआ? ऋग्वेद पॉइंट बना बना के अब लिखते जाइए। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बैठने बोलिए। सबसे प्राचीन वेद लिख दिए, ऋग्वेद है। दूसरा में क्या लिखेंगे? ईरानी ग्रंथ। अगला पॉइंट में ईरानी ग्रंथ अवेस्ता। अवेस्ता, अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के समकालीन है, समकालीन ग्रंथ है। हाँ, समान, समकालीन ग्रंथ है। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा। किस भाषा में रचित है बउआ ये? हाँ, तो लिख दीजिए संस्कृत में ये रचित है। संस्कृत में ये रचित है। इसमें लिख दीजिए कुल, अगला पॉइंट में कुल 10 मंडल है। कुल 10 मंडल है। हो गया? कुल 10 मंडल है। किसमें? ऋग्वेद। सारी कथाएं ये ऋग्वेद का है, सारी बातें है ना। तो कहा गया है, लिखिए अगला पॉइंट में, पहला और 10वां मंडल को, पहला और 10वां मंडल को क्या कहा गया बुआ? क्षेपक कहा गया है। पहला और 10वां मंडल को क्षेपक कहा गया है। हो गया? लिख दीजिए सबसे छोटा कौन सा है मंडल हुआ? दूसरा। सबसे छोटा मंडल कौन है? दूसरा मंडल। हो गया? सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा। अब आइए छोटा की अगर हम बात कर लेते तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए कि दूसरा मंडल जो है वह सबसे छोटा, कहने का मतलब कि
43 सूक्त हैं इसमें, समझ गए। अगर ऋग्वेद में कहा गया कि 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। हाँ, 1028 सूक्त। सूक्त मतलब होता है पंक्ति। ऐसे करके कोई पॉइंट बना गया, जैसे हम शायरी बोलते हैं, 4 लाइन में बोलते हैं ना, कोई मंत्र होता है तो 2-4 लाइन में होता है ना, उसको एक सूक्त कहा गया है। 4 लाख का 100। हाँ, मतलब ऐसा पैराग्राफ, ऐसा बना हुआ, हाँ ऐसा पैराग्राफ, उसी को सूक्त कहा गया। तब कहा गया कि सबसे छोटा मंडल जो दूसरा मंडल है उसमें कुल कितने सूक्त हैं? 43 सूक्त। लिख दीजिए। सबसे छोटा मंडल जो है उसमें 43 सूक्त हैं, और सबसे बड़ा मंडल की अगर हम बात करें, बड़ा मंडल तो कौन होगा? पहला और 10वां। पहला और 10वां, उसमें 43 सूक्त है। हाँ। इसमें कितना सूक्त? हाँ, देखिए समस्या क्या है। छोटा पूछने की चांस यहाँ इसलिए होता है क्योंकि सबसे छोटा ये सिंगल है। अगर बड़ा की हम बात कर लें तो ये दोनों बराबर है। पहला और 10वां जो देख रहे हैं, 191 सूक्त। हाँ 191 सूक्त आपका पहला और 10वां, मतलब जो छेपक है वो दोनों बड़ा है, समझ गए। हाँ, हो गया। अगला लिख दीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तीसरे मंडल के रचना कौन किए हैं? वो विश्वामित्र। लिख दीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का रचना विश्वामित्र ने किया। इससे क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। हाँ, इससे गायत्री मंत्र लिया गया है। हो गया। अगला लिख दीजिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल, चौथा नहीं सर? ना वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, खेती बाड़ी बराबर। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या चीज का वर्णन है बउआ? 10 राग युद्ध। लिख दीजिए। 10 राग युद्ध जो भरत कुल के राजा सुदास, जो भरत कुल के राजा सुदास के द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित से हटाने के क्रम में भारत कुल के राजा सुदास के द्वारा विश्वामित्र को हटाने, पुरोहित से हटाने के क्रम में किनके साथ हुआ? 10 राजाओं के साथ। विश्वामित्र के साथ विशिष्ट, हाँ, विशिष्ट मुनि जो हैं उनके साथ, विशिष्ट मुनि के साथ रावी नदी या परुसनी कर दीजिएगा, परुसनी नदी के किनारे हुआ था। चलिए अगला पॉइंट, थोड़ा तेजी लाइए। पुरोहित न हो गए थे सर? हाँ हाँ, तो इन्हीं से लड़ गए। सारे रामायण खाता होगा वो। हाँ, बोल रहा बच्चा। इनको एक को हटा दिया गया तो हो, इसलिए लड़ाई हो गया। चलिए हो गया। अब कौन मंडल बच रहा? 7वां हो गया। 8वां नहीं, 9वां लिख दीजिए। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है, जिसमें सोम मंडल कहा गया है। इसमें एक विशेष प्रकार के पेय पदार्थ, इसमें एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ
विशेष प्रकार का पेय पदार्थ क्या है बुआ? सोमरस। सोमरस का वर्णन मिलता है, सोमरस का वर्णन मिलता है। हो गया, अगला लिख दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हो गया। क्या बोला बुआ? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस बात का वर्णन मिला है? एक मिनट। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त कर दीजिए। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है, शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। हो गया बुआ। अब आगे अगला पॉइंट कर दिए, ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन लगा के हेडिंग लगाइए। यहाँ से राजनीतिक जीवन स्टार्ट आपका हो गया। ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। हो गया बुआ, क्या हुआ? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। क्षेत्र के विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहले क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र लिख के एरो लगा दीजिए। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग प्रवेश किए, जिसमें आर्य लोग प्रवेश किए जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कॉमा दे के लिखिएगा, अफगानिस्तान, पंजाब यादी का क्षेत्र शामिल था। यादी जो उसको कहते हैं, अरे यादी नहीं, ईटीसी नहीं बोलता है। हो गया, आदि क्षेत्र शामिल था। हो गया। कौन कौन क्षेत्र शामिल था बउआ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और आदि क्षेत्र शामिल था, जिसे सप्त संधव प्रदेश कहा गया है। सप्त संधव प्रदेश, सप्त संधव प्रदेश। संधव मतलब सिंधु कहने का सेंस हुआ। हो गया, कहा गया है। यही बेल्ट को ना सब संधव प्रदेश कहा गया है, ये सारे बेल्ट वही मिलेगा। हो गया। चलिए अब क्या कीजिए, दो कॉलम बनाइए। हाँ, एक तरफ नदी का वर्तमान नाम और ये ऋग्वैदिक काल का नाम, ऋग्वैदिक नाम। यहाँ लिखिएगा वर्तमान में नदी का नाम जो है वो वर्तमान नदी का नाम, और ये क्या हो जाएगा वैदिक काल में या ऋग्वेद में जो है उस।
हो गया। ब्यास सर की ब्यास। व्यास, व्यास। हाँ, पहला कॉलम में लिखेंगे सिंधु, और उसका ऋग्वैदिक काल में भी सिंधु ही कहा गया है, समझ गए। जबकि झेलम को क्या कहा गया है? विदस्ता। चिनाव को अस्कनी। एक ये घग्घर, 2 और ये 3, 1 2 3 और 4। चिनाव को अस्कनी। विपाशा बसु। शतुद्री। सतुद्री। सतु और द में ध और द्री कर दीजिए। रावी का यह है बउआ, परुसनी। रावी का परुसनी। कौन है, किसका मोबाइल है? अरे छोड़ो, पहले काम कीजिए ना। हो गया। व्यास का विपाशा। घाघर सर की घाघ है। घग्घर लिखो ना रहेगा, घग्घर घाघर जो मिलेगा सब में टिक मार देना। सर में मार देगा कैसे? घग्घर और घाघर में क्या अंतर है? इतना थोड़े आता है। हो गया। बोले सर में मार देगा। शतरथ का सतुद्री। घर घर गंगा। हो गया वो, तुम इतना बात हो कर। गया। चलिए, इसके बाद क्या बात किए थे? राजा। राजा, यस। लिखिए, राजा लगाइए। हो गया। क्या इस समय राजतंत्र था या प्रजातंत्र था, ये बताइए। उस समय पूरा राजतंत्र। हाँ, पूरा छूट था। स्वैच्छिक करने मतलब राजतंत्र, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र कि लोकतंत्र है, नहीं लोकतंत्र भी। और प्रजातंत्र भी नहीं है। लोक आप पढ़ जाते हैं। एक है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। कहा गया राजा के विषय में पहले एक हेडिंग लगा दीजिए, राजा, और राजा के विषय में सारी बातें लिखिए। हो गया। यहाँ से पहला बार राजतंत्र स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ, तो लिख दीजिए राजतंत्र। पहला पॉइंट में लिखिएगा राजतंत्र प्रारंभ हुआ। हो गया। अगर इसका कार्य की बात करें, राजा का कार्य क्या है? राजा का कार्य, काम। काम क्या है? हाँ, कबीलों का रक्षा करना। कबीलों का रक्षा करना। हो गया। इसी में लिख दीजिए नियमित सेना नहीं है। नियमित सेना नहीं है। नियमित कर नहीं है। नियमित कर नहीं है। हो गया। अगला पॉइंट पे लिख लीजिए राजा का प्रमुख सलाहकार। राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होगा? कौन? पुरोहित। प्रमुख सलाहकार जिसको कहते हैं, समझ गए? कौन होंगे? पुरोहित। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिए राजा को नियंत्रित करने वाली संस्था। राजा को नियंत्रित करने वाली संस्था। राजा को नियंत्रित करने वाली संस्था। कितना संस्था बताया गया बउआ? कौन कौन? तीनों लिखियो। तीनों लिख दीजिए। अलग अलग लाइन में लिखिएगा, एक ही में मत लिखिएगा। हो गया।
पहले विदत जो होता है ना, विदअथ, स्वभाव समिति। हो गया। हो गया बुआ। विदत में क्या तीनों लिखा गया? पहला में क्या लिखेंगे? जाने दीजिए। पहला में क्या लिखेंगे? क्या? पारिवारिक राय सलाह, और ब्रैकेट में कर दीजिए कि ये सबसे प्राचीन संस्था है, ये सबसे प्राचीन संस्था है, सबसे प्राचीन संस्था है। विदत हो गया। पहले लिखिए कि ये सबसे प्राचीन संस्था है, समझ गए? और क्या लिखेंगे? ये पारिवारिक राय। हाँ, इसमें पारिवारिक राय सलाह होता है, होता था। ठीक है। दूसरा कौन है बुआ? सभा। सभा में क्या लिखेंगे? अनुभवी व्यक्ति का, अनुभवी व्यक्ति का सम्मेलन। हाँ, अब लिखिएगा। क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा था तुम? अनुभवी लिख दीजिए। अनुभवी व्यक्तियों सदस्य के रूप में शामिल रहते थे, सदस्य के रूप में, जस्ट लाइक ए राज्यसभा। हो गया ना? जस्ट लाइक ए राज्यसभा हो गया। अरे गधा, जस्ट लाइक मत लिख देना, ब्रैकेट में कर दीजिए राज्यसभा, वर्तमान राज्यसभा। हो गया ना? अगला क्या है? समिति। समिति क्या होता है? राजा का मुख्य सलाहकारी संस्था, राजा का मुख्य सलाहकारी संस्था, जस्ट लाइक ए लोकसभा। Just like a लोकसभा। Just like a। जस्ट हाँ सर। मुंह हमेशा बंद, केवल कान खुला रखिए। ठीक है। जस्ट लाइक क्या लिखा हुआ? मुख्य सलाहकार, ब्रैकेट में कर दीजिए लोकसभा, वर्तमान लोकसभा। हो गया। अब एक पॉइंट और बच गया, प्रशासन की इकाई। प्रशासन की इकाई क्या लिखा हुआ? लिखिए। ये अलग है सर। हाँ, प्रशासन का इकाई, कुल, और कुल से बड़ा क्या होगा? उनसे छोटा, बड़ा। कुल से बड़ा ना होता चल जाएगा, कुल से बड़ा 20। चलिए, इसमें 20 से ले लेते हैं क्या? ग्राम। और ग्राम के बाद क्या ले लेंगे? जन। अब देखिए क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई हो गया और ये सबसे बड़ी इकाई हो गया, समझ गए? कुल जो हो गया ये सबसे छोटी इकाई और ये सबसे बड़ी इकाई। यही जब हम आगे बढ़ेंगे उत्तर वैदिक में तो यहाँ क्या हो जाएगा? जन, और जन के बाद हो जाएगा ये जनपद, और ये कट जाएगा, समझ गए? ये कट जाएगा और इधर बढ़ जाएगा। इसके बाद जब महाजनपद में चलेंगे तो जनपद से क्या बन जाएगा? फिर वहाँ महाजनपद, समझ गए? मतलब ये हर लेसन में आपको ऐसा इतना लेके चलना ही होगा कि सबसे छोटी इकाई कौन है, सबसे बड़ी इकाई कौन है। हो गया। यहाँ के बाद अब आगे क्या करना है हम लोग को? कौन सा जीवन? राजनीतिक लगभग खत्म कर चुके हैं। सामाजिक। सामाजिक जीवन के विषय में आइए, कल सब निपट जाएगा ऐसे भी। सबसे पहले बताइए सामाजिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं? सामाजिक जीवन में कौन कौन सा पहलू हम लोग को जानना होगा? पहले वुमेन का कंडीशन। हाँ, महिलाओं की स्थिति, और बोलिए रीति रिवाज, हाँ, पहनावा, खाना पीना, और कृषि। इसमें कैसे आएगा? कृषि तो चला जाएगा आर्थिक में। और बोलिए इसमें रहन सहन तो हो गया ना बउआ, रहना और सहना ये दोनों तो हो ही है। खाना पीना हाला नहीं, सोचिए और बताइए।
मनोरंजन का रास्ता, मनोरंजन, मनोरंजन का साधन। अब जब हम अगले सामाजिक जीवन बात करेंगे तो वहाँ होगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है। हम लोग इस ग्राफ से सीख चुके हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या होगा यहाँ इस काल में, महिलाओं की स्थिति क्या होगा। हाँ, बहुत चलिए अब एक चीज़ और यहाँ मान के चलिए कि महिलाओं की स्थिति की अगर बात किया जाएगा तो महिलाओं का यहाँ क्या है, विशेषाधिकार पढ़ने का, पढ़ने का अधिकार यहाँ होगा क्यों ना। हाँ, तो यहाँ सबसे अधिक पढ़ने का अधिकार होगा। और ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला की जब बात सुनेंगे, कौन कौन नाम है बउआ, अपाला, घोषा, अपर्णा, ये सभी ऋग्वैदिक काल का विदुषी महिला है। जैसे ये आगे बढ़ेगा, ए लड़का विदुषी मतलब पूछ रहे हैं, विद्वान महिला, विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिला, समझ गए। तो जैसे जैसे यहाँ सब महिला, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति पुअर होते जाएगी, कमजोर होते जाएगी। जितना फैसिलिटी महिलाओं की यहाँ होगा वो फैसिलिटी धीरे धीरे कमते चल जाएगा। और यहाँ आने के बाद तो हो गया घो मोघो हो जाएगा, मतलब घोघा उघा वाला सिस्टम आ जाना शुरू हो जाएगा। अब बताइए यहाँ विदुषी महिला अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लड़का के समकक्ष पढ़ती होगी महिला, मतलब यहाँ लड़का के बराबर है। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वह किस प्रकार सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। मतलब यहाँ पिता का ज़्यादा प्रधानता होती थी कि माता का ज़्यादा प्रधानता होती थी, माता का। तो माता का प्रधानता हड़प्पा में बहुआ है। हाँ हाँ, यहाँ केवल पितृ सत्ता, क्या पितृ सत्तात्मक है, समझ गए। हंसे नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक काल का जो सत्ता है वह पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक। तो यह किसका है। हाँ, अब देखिए क्या है, पिता की प्रधानता तो है लेकिन महिलाओं की भी फैसिलिटी कम नहीं है। आज की अगर बात किया जाए तो आज की क्या मानते हैं आप लोग, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। आज क्या है, पितृ सत्तात्मक। अभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। तुम अपने मालिक बनता है, तुमको पूछेगा बता वो पापा का क्या नाम है या तुम कौन है, तो तुम क्या कहेगा, माधव, केशव। वहाँ तो जरूर कहा वो मनोज सिंह के बेटा है, वहाँ थोड़ा मम्मी का नाम बताओगे कि फलाना देवी के बेटा है। वहीं से साबित होता है कि पितृ सत्तात्मक अभी भी चल रहा है, समझ गए। खैर चलिए, बेकार की बातें कीजिएगा तो बढ़ेगा कभी। चलिए, महिलाओं की स्थिति पहला क्या देखा गया कि इसको पढ़ने की फैसिलिटी मिलेगी, रहने सहने की फैसिलिटी मिलेगी और विशेषाधिकार भी बहुत सा देखा गया। मतलब कुरीति पिछले दिन बताया गया है ना, कुरीति क्या क्या बताया गया बुआ। हाँ, कुरीति कहने का मतलब हो गया कि जितनी भी रीति हैं वो खराब अगर है, उसको आप खराब मानते हैं तो वो क्या हो गया, कुरीति। जैसे अभी अगर हम बात कर ले विधवा विवाह, क्या अभी विधवा विवाह है? क्या ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह रहा होगा? आज से जब 20 साल पहले विधवा विवाह नहीं था तो आज कैसे है? आज से 20 साल पहले विधवा विवाह था, लेकिन अभी भी है, समझ गए। विधवा विवाह का प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ गए। क्या विधवा विवाह का प्रचलन यहाँ होगा? चलिए, पहला तो हो गया विधवा विवाह। क्या पढ़ने की फैसिलिटी महिलाओं की होगी? हाँ होगी। कहा गया क्या यहाँ सती प्रथा कॉन्सेप्ट होगा? सती प्रथा, बलि प्रथा, बलि प्रथा। हाँ, तो यहाँ अभी बलि प्रथा भी नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ऋग्वैदिक से जैसे ही लास्ट होगा ना तो उस समय देखेंगे कि रामायण होना शुरू होगा। रामायण में अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाएगा, वो सब का बलि पड़ेगा, वो सब आगे वाला फेज में देखा जाएगा, समझ गए। चलिए और आइए, महिलाओं की स्थिति तो आप देख पा रहे हैं। इस समय का विदुषी महिला, विदुषी महिला भी नाम बोल रहे हैं, कौन कौन? अपाला, अपर्णा, घोषा और लोपामुद्रा हो गया। ये सभी उस काल के विदुषी। पहनावा की अगर हम बात करें तो उस समय की पहनावा बताइए, 4 वस्त्र हुआ करता था। क्या
बास, अधिबास, बास, अधिबास और नीबी और उष्णीय। हो गया। बास मतलब क्या होता है? ऊपर का वस्त्र, जो हम लोग शर्ट कहते हैं। अधिबास मतलब क्या कहते हैं? नीचे का वस्त्र। हो गया। नीबी मतलब क्या कहते हैं? अंतः वस्त्र। और उष्णीय मतलब क्या कहते हैं? फेट्टा, पगड़ी। समझ गए? ये ऋग वैदिक काल का पहनावा हो गया। खाना की बात अगर हम कर लें तो क्या वो लोग नॉनवेज खाते होंगे? खाते थे, नहीं खाते थे, इस पर आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, है ना? खाते थे या नहीं खाते थे, बस यही जान के चलिए कि हाँ दोनों हो सकता है। समझ गए? अगर दूसरा बात कर रहे हैं, ये पहनावा के, सॉरी पहनावा खाना तो हो ही गया, मनोरंजन की बात कर रहे हैं तो उस समय वो लोग क्या क्या खेलते होंगे? चौगान खेलते थे कि नहीं? चौगान, पोलो, पोलो तो आया पुर्तगाल से है सर। और कहता पुर्तगाल से आया है। गधा कहीं का। ये 1210 में कौन मरा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगाने खेल में मरा है, मतलब 1210 में ही चौगान आ चुका है भारत में। पुर्तगाल की बात कर रहे हो, 1498 की बात है। कहाँ से आया है? तुर्की से। हाँ, तुर्की से। बहुत बढ़िया, इसको याद है लड़का को। तो यही बात हमको ये जान के चलना है कि मनोरंजन की बात कर रहे हैं तो लोग बहुत सारे मनोरंजन करते होंगे। क्या इस समय हाथी पशु है? हाथी पशु है? हाथी पशु है, लेकिन इसको पालतू अभी नहीं बनाया गया है यहाँ। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या लोहा है? लोहा है? यस, नो? लोहा है? बोलिए। हाँ, तो लोहा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर कहेगा कि ऋग वैदिक काल, लड़का एकदम शांति बैठो। ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद है? अरे वेद की अगर हम बात कर रहे हैं, अथर्ववेद है। अथर्ववेद में पहली बार श्याम आयस्क, अरे गधा लोहा लोहा जप लिया है, श्याम आयस्क का चर्चा मिलता है। और हाँ हाँ हाँ, पहले समझिए, यही श्याम आयस्क को आगे आकर लोहा कहा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड में लोहा का नाम है लेकिन अभी प्रयोग नहीं है। क्या उत्तर वैदिक में लोहा का प्रयोग है? उत्तर वैदिक पीरियड में लोहा का प्रयोग है? रामायण का फेज में लोहा है? तो नहीं है, लोहा वहाँ नहीं है। समझ गए? अब चलिए, सॉरी, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद, महाजनपद में लोहा है। तो महाजनपद मतलब कह सकते हैं उत्तर वैदिक का लास्ट पीरियड है ना, महाजनपद का फर्स्ट पीरियड में महाभारत है। समझ गए? बात समझिए, रामायण कहाँ हुआ है, महाभारत कहाँ हो रहा है, इस बात को समझना है। समझ गए? ये महाभारत का जो फेज आप देख रहे हैं, इसमें काफी ढंढुन का आवाज आता है। देखिए, अभी भी टीवी पर देखिएगा, ढंढुन आता है ना, मतलब यहाँ लोहा का प्रयोग होने लगा। लेकिन किस लिए? केवल अस्त्र बनाने के लिए। लोहा का प्रयोग यहाँ अस्त्र बनाने के लिए। अब आइए, यहाँ के बाद महाजनपद जब पीरियड स्टार्ट हो गया, तब बताइए क्या लोहा का प्रयोग है? लोहा का प्रयोग है? अरे गधा, प्रयोग तो पहले से, क्या में प्रयोग है ये ना बताइए। अस्त्र तो ये महाजनपद के थोड़ा सा पहले और उत्तर वैदिक का सबसे लास्ट में वही हो गया अस्त्र के रूप में। हाँ, पहली बार लोहा का प्रयोग महाजनपद के पीरियड में कृषि कार्य में किए जाएंगे। उस समय खेतों की गहरी जुताई होगी, वनों की कटाई होगी और उस समय उत्पादन अधिक शेष हो जाएगा, लोग सुखी संपन्न होना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? लोहा का कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि लोहा का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि में कब हो रहा है? महाजनपद। क्या उसके पहले लोहा का प्रयोग है? तो हाँ है। किस में है? अस्त्र के रूप में। क्या उसके पहले भी लोहा का प्रयोग है वैदिक में? हाँ, अथर्ववेद में है, श्यामायस्क के रूप में। और कहीं हुआ होगा तभी ना लिखा है अथर्ववेद में।
ये लोहा की कहानी है। क्या लगता है कि महाजनपद जो द्वितीय नगरीकरण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान लोहा ही निभाता है। आज तो हम लोग लोहा के आदी हो गए हैं। क्या लोहा के बिना जीवन संभव है? कौन कहता नहीं? जीवन संभव क्यों नहीं? हम छत में नहीं रहेंगे, फुस में रहेंगे। कैसे फुस में रहेंगे? फुस के मकान में रहेंगे। खेती में भी हम नहीं करेंगे। एक सेकंड बताइए सर। ये कौन कहता है कि लोग को जीने के लिए खेती करना जरूरी है? सर आप वाहन से जाइएगा तो उसमें भी तो लोग वाहन है, वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे नहीं करोगे सर। नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। एक सेकंड बोलने दीजिए ना। संभव नहीं। कहाँ जाकर पकड़िए पहले। आप क्या कहते हैं वाहन? जहाँ तक वाहन की सवाल करते हैं तो दिल्ली से पैदल व्यक्ति आता है, जितना भी जैन ऋषि है वाहन का प्रयोग, 1 मिनट, वाहन का प्रयोग जैन ऋषि कभी नहीं करता है। क्या वो नहीं जी रहा है? वो खेती कभी नहीं करता, क्या वो नहीं जी रहा है? बोलिए। वो ब्लेड का प्रयोग नहीं करता है, नहीं जी रहा है। फोन का प्रयोग नहीं करता, नहीं जी रहा है। हाँ, इस समय कौन चापाकल है बउआ? इस समय कौन चापाकल है? तो हाँ, अब कह सकते हैं कि हम लोग आरामदायक जीवन नहीं जी सकते हैं। ऋषि जो जीवन जीते हैं वह एक तपस्या वाला जीवन है जो सबको बस की बात नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं बउआ, और वैदिक काल में अभी लोहा का प्रयोग खेत में नहीं हो रहा तो अभी पेड़ पौधा नहीं लग रहा है। इस बात को समझने की प्रयास कीजिए। हो गया? ये बात हो गया बउआ। अब यहाँ के बाद हम लोग अगला कौन सा पीरियड करेंगे? कल हम लोग का काम क्या होगा कि सबसे पहले सामाजिक पहलू को हम लोग लिखेंगे। इसमें और भी कोई समस्या, महिलाओं की स्थिति देखिए लिए, पहनावा देखिए लिए, खाना देखिए, मनोरंजन देखिए लिए, कौन सा हाथी? ये अब यहाँ सवाल उठेगा कि कौन सा पशु पालतू नहीं है? हाथी। जबकि आगे जब देखेंगे कि हाथी युद्ध की स्थितियां बदल देती है, लेकिन अभी तक हाथी नहीं है क्योंकि सेना भी नहीं है। हो गया? चलिए, यहाँ के बाद आर्थिक के सामाजिक के बाद कौन सा जीवन आएगा हम लोग को? आर्थिक। आर्थिक के बाद धार्मिक। अब एक चीज बताओ बउआ, क्या स्त्री शिक्षा है यहाँ? कहाँ से? यहाँ है तब नहीं। बाल विवाह है? एक बात सुन लो बउआ, जितना तुमको लगता है ना कि ये बुरा बात है सर, वो कुछ भी इसमें नहीं है। तभी दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। तो आप लोग केवल यही एक लाइन सुन के खुश हैं कि क्यों, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अब वो बात समझ रहे हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व का ही वर्णन हो जाता है यही एक लाइन से, तो कैसा सोच के व्यक्ति हैं। अगर वेदों की ओर लौटो वाला सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये सारे कुरीति के विरोधी हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या यहाँ भगवान है? भगवान आइए, एक सेकंड आइए, थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए इस बात को। हड़प्पा पढ़ा ना बउआ? नहीं। हड़प्पा का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। हड़प्पा का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। कौन है? तो यहाँ देखिए क्या है, मातृसत्तात्मक है। अब कहा जा रहा है कि उस समय कोई, हाँ, वहाँ भी प्रकृति पूजन होता था, वहाँ भी प्रकृति पूजन का ही मान्य होता था। वहाँ एक मिलते हैं भगवान पशुपति शिव। हड़प्पा में एक पशुपति शिव मिलते हैं और एक मातृ देवी भी मिलती हैं। समझ गए? तो खैर छोड़िए। अब कहा गया कि हड़प्पा के बाद कौन सा सभ्यता स्टार्ट हुआ है? ऋग्वैदिक सभ्यता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलेगा। ऋग्वैदिक यहाँ के बाद स्टार्ट हुआ। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। क्या है? इंद्र। अब इंद्र को क्या कहा गया बुआ? बोलो, बोलिए। इंद्र का और किस नाम से जाना जाता है? नहीं। इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर।
इनको किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? हाँ, पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। अब सोचिए इस बात को, यहाँ हड़प्पा जो है वह किला बंद सभ्यता था, किला बंद था। अब हड़प्पा कैसे मिटा किसी को कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं कि इसके बाद सभ्यता ये ऋग्वैदिक का स्टार्ट हुआ है, और ऋग्वैदिक का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, और इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। मतलब है कि यही इंद्र इसका किला तोड़े थे। समझ गए? जब इसका हड़प्पा का पतन की बात आएगा तो इस सोच को, इस बात को प्रकाश में लाना पड़ता है कि इंद्र इसका प्रमुख देवता है, और जिनको पुरंदर कहा गया। पुरंदर का सीधा अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, और ये किला बंद सभ्यता में हड़प्पा रहता था। मतलब इसका पतन में कहीं ना कहीं इसका हाथ हो सकता है। समझ गए? चलिए, अब कहा गया कि ऋग्वैदिक काल में और कौन कौन भगवान अभी हैं यहाँ? अग्नि है सर। बोलिए, और यहाँ कौन कौन भगवान का जिक्र हो सकता है? अग्नि। अग्नि क्या है ये आपको पता है? ये मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब समझते हैं? मध्यस्थता करने वाला, मतलब मानव और भगवान के बीच में मध्यस्थता। मतलब मानव का कोई भी चीज़ अगर भगवान तक पहुंचाना है तो स्वाहा कर दीजिए, वहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए? तो ये मध्यस्थता करने वाला काम होता है, अग्नि करता है। और यहाँ कौन एक देवता है? वरुण। क्या है बउआ? क्या चीज? वरुण। और कोई देवता नहीं, यही है। एक इंद्र है, अग्नि तो मीडिएटर ही है, एक वरुण है, और एक देवता मिलता है। किनका नाम है? जिनका नाम है पूषण। समझ गए? एक देवता मिलते हैं पूषण, लेकिन ये व्यक्तियों के देवता नहीं, ये जानवरों के देवता हैं। अभी समझ गए? हड़बड़ाइए नहीं। यही जब उत्तर में दिख जाएंगे तो ये भगवान का प्रमोशन होके जानवर से शूद्र का देवता बन जाएंगे। समझ गए? यहाँ के बाद शूद्र का देवता बन जाएंगे, और पहली बार गॉड आएंगे। गॉड, समझ गए? पहली बार गॉड का अवधारणा क्रिएट होगा। गॉड मतलब होता क्या है? गॉड मतलब, अरे ये गॉड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, तो सुनिए, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, सृष्टि करने वाला। कौन? प्रजापति। कौन? विष्णु। ब्रह्मा। चलो बहुत अच्छा, ब्रह्मा हो गया। ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाले कौन है? चलाने वाले विष्णु। और विनाश करने वाले कौन है? महेश, शंकर। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का अवधारणा सबसे पहले वहां आएगा। इसके पहले कुल ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं है। आई बात समझ में? मतलब आप इतिहास वहां से जान रहे हैं जहां से ये उत्पन्न ही हुए हैं। आई बात समझ में? इसीलिए ज्यादातर लोग अगर इसको गहन अध्ययन करता है तो नास्तिक बन जाता है। नास्तिक बनने का यही कारण है। वहां से जान रहे हैं जहां भी इनका ऊपर। अब बताइए, यहाँ भी जीवन एक सामान्य जीवन चल रहा है, यहाँ भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। भगवान कैसे डेवलप होंगे और कैसे हम लोगों पर हावी होंगे, ये चीजें आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वहाँ पता चलेगा। यहाँ भी किसी के सपना में आए होंगे बोले नहीं, ऐसा नहीं है बउआ। यहाँ हम लोगों को जो भगवान है, हम लोगों का जो धर्म है, वो पुस्तक आधारित धर्म नहीं है। हम लोग को कहीं भी रामायण आप देख रहे हैं, रामायण लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। हाँ, अगर बुद्धि है तो सीख लो कि राम लक्ष्मण अपना भाई थे, कैसे भाईचारा निभा रहे थे, क्या उनका फर्ज, क्या उनका कर्तव्य, ये सीख लीजिए, अलग बात है। लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको इतना बड़ा दाढ़ी रखना है तो मोछ नहीं रखना, तो फिर टोपी पहनना, 4 बार नमाज पढ़ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। सही कौन सा है? क्या सही सर? सही कौन सा? सब धर्म सही है। हाँ हाँ, आइए इस पर विवेकानंद जी बोले थे। समझ गए? वो बोले कि सबका मालिक एक है। दुनिया कह रहा है कि सबका मालिक एक है, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं इस विषय में? तो सबका मालिक एक है। तो जब एक है तो कोई धर्म कहता है कि गाय खाना पाप है, तो कोई कहता पुण्य है। ऐसा क्यों? तो बोले कि हाँ, इसका कारण है
ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं यह नेचर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। और यह प्राकृतिक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिवेश दिए गए हैं, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि ये मरुस्थल वाला बेल्ट है जहाँ घास का तिनका तक नहीं मिलता है, क्या वहाँ जंगली जीवन जी सकता है? तो क्या होगा कि 10 दिन 20 दिन में तरफ के भूखे मर जाएगा। ये ना होगा, 10 दिन 20 दिन में भूखे तरफ पे मर जाएगा। वैसे स्थिति में अगर वहाँ रहने वाले व्यक्ति उसकी हत्या करके खाता भी है तो ये कोई अपराध नहीं है। हाँ, अगर आप लोग खाते हैं तो आप लोग के क्षेत्र में काफ़ी मैदानी बेल्ट है आप लोग का, यहाँ काफ़ी सारे घास भूसा मिलते हैं। अगर आप जानवर को छोड़ भी देंगे तो भूखे नहीं मरेगा, जबकि यहाँ छोड़ देंगे तो भूखे मर जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए आप यहाँ, हम लोग गाय क्यों पालते हैं? हम लोग गाय क्यों पालते हैं? उसका दूध का प्रयोग करने के लिए। गाय हमारी माता के सेंस के आधार पर हम लोग पालन करते हैं। जबकि नहीं, अर्जेंटीना में जाइए, गाय क्यों पाला जाता है? मांस के लिए। वहाँ का गाय देखे हैं, हाथी से कम नहीं होता है। क्यों? इसका कारण है कि उसके बेल्ट में पंपास घास पाया जाता है, और वही पंपास घास से यहाँ क्या बनाया जाता है? गाय के लिए विटामिन, चोकर, नहीं चोकर, विटामिन जो अलग से दिया जाता है ना, मिनरल्स वगैरह, ये सब उसी से बनाया जाता है, पंपास घास से। अब पंपास घास उन लोगों का गाय के खाने ही मिलता है, इसलिए उन लोग का गाय हाथी का जैसा रहता है, काफ़ी मांस का निर्यात करता हो गया। खैर चलिए, यहाँ यहीं किया जाएगा। कल हम लोग कहाँ स्टार्ट करेंगे? सामाजिक जीवन।